इसमें देखा गया है कि जो उसके ऊपर एक कोटिंग होती है वायरसेस के ऊपर, बहुत सारे स्पाइक प्रोटीन होते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन को ले करके ज़्यादातर वैक्सीन बनाई जाती है। कहने का ये मतलब कि जिस चीज़ से हम उसको पहचान पा रहे थे या फिर हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उसको पहचान पा रहा था, उसी में बदलाव हो गया। यानी कि हमारे रडार से बाहर जाने की संभावना उसकी ज़्यादा हो गई। और इतना ज़्यादा बदलाव है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनका ये कहना है कि शायद हमारा इम्यून सिस्टम और हमारे वैक्सीन के बदले जो एंटीबॉडी शरीर में बनी हैं, वो दोनों उसको पहचान नहीं पाए। म्यूटेशन के बारे में अगर कहा जाए तो ये इंटायरली चेंज्ड है। इसका रंग रूप बहुत हद तक बदल चुका है। पहले वाले कोविड में क्या होता था कि उसी में आगे बात बढ़ती थी, और इसमें ऐसा कुछ अंदेशा हो रहा है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जल्दी जाना, यानी कि दूसरे ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट थोड़ी तेज़ी से करना एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस स्ट्रेंस थे हमारे, तो वैसे दिख रहे हैं। अभी जिस पैटर्न पे हम पहले इलाज कर रहे थे, शायद हमको इलाज का पैटर्न थोड़ा बदलना पड़ सकता है, क्योंकि जब डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी तब हम जान पाएंगे कि किस तरफ जा रहा है, तो पैटर्न हमारा क्या होना चाहिए। मोस्ट इफ़ेक्टिव हथियार जो हमारे पास है वो है हमारा वैक्सीनेशन। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। आज हम पहुंच गए हैं डॉक्टर अभिषेक, जो कि एक फिजिशियन है, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और आज हम इनसे जानेंगे कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन के बारे में। पूरा देश इससे दहशत में है, लोग दहशत में हैं कि आने वाले दिन कैसे होंगे, क्योंकि हम लॉकडाउन को झेल चुके हैं। लॉकडाउन में हुई त्रासदी को, कोरोना से जो त्रासदी हुई थी उसको भी हमने झेला है। ऐसे में हम चाहते हैं कि हम आपको ये जानकारी दें कि ओमिक्रॉन है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, आप किस तरह सतर्क होकर अपनी जान की परवाह करें, अपनी समाज की परवाह करें। और इसीलिए आज बातचीत में हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर अभिषेक जुड़े हुए हैं। इनका परिचय मैं दे दूं थोड़ा सा कि ये दिल्ली एम्स में काम कर चुके हैं। दिल्ली एम्स के बाद इन्होंने पटना एम्स में काम किया है, और फिलहाल इनका क्लिनिक की अगर बात करें तो ये इनकम टैक्स गोलंबर, जो कि पटना में स्थित है। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। हम ज़्यादा टाइम लोगों का ज़ाया नहीं करेंगे। मेरा पहला ही सवाल ये है कि ओमिक्रॉन आखिर का है क्या, और लोग इससे इतने दहशत में क्यों हैं? देखिए, ओमिक्रॉन जस्ट एक कोरोना का वेरिएंट है, और सब हम जानते हैं कि चूँकि आरएनए वायरसेस समय समय पे अपना चेंजेस होते रहते हैं, उसमें वेरिएशंस होते रहते हैं। वेरिएशंस उनकी एक नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी है, जिसके कारण वो इन्वायरमेंट में यानी वातावरण में सर्वाइव कर सकें। सब वायरसेस के साथ है, आरएनए वायरसेस के साथ ज़्यादा है, और कोरोना भी एक आरएनए वायरस है। अब देखा ये गया कि पिछले 2 साल कोरोना को हो गए, दिसंबर से दिसंबर 2 साल हो गए हमारे। तो 2 साल में बहुत सारे वेरिएंट्स आए हमारे पास, जिसमें कि जो सेकंड वेव था, जो कि बीटा वेरिएंट्स था, उसके बाद में डेल्टा आया, डेल्टा प्लस आया, और अभी जो ओमिक्रॉन है वो भी एक बीटा का ही एक बदला हुआ रूप है। तो बेस ग्रुप उसका अभी भी बीटा ही है। तो इसमें देखा गया है कि जो उसके ऊपर एक कोटिंग होती है वायरसेस के ऊपर, बहुत सारे स्पाइक प्रोटीन होते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन को ले करके ज़्यादातर वैक्सीन बनाई जाती है। कहने का ये मतलब कि जिस चीज़ से हम उसको पहचान पा रहे थे या फिर हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उसको पहचान पा रहा था, उसी में बदलाव हो गया। यानी कि हमारे रडार से बाहर जाने की संभावना उसकी ज़्यादा हो गई। और इतना ज़्यादा बदलाव है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनका ये कहना है कि शायद हमारा इम्यून सिस्टम और हमारे वैक्सीन के बदले जो एंटीबॉडी शरीर में बनी हैं, वो दोनों उसको पहचान नहीं पाए। कहने का मतलब कि ऊपर से कुछ उसने पहन लिया, या फिर जो पहनावा था उसने बदल दिया, तो अब हम उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। और इस कारण से क्या हो रहा है कि इन्फेक्शंस हो रही हैं, और उसे ट्रीट करने में डिफ़िकल्टी आ सकती है। अभी तक का सिचुएशन ये है कि इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। कहने का मतलब कि अगर पुराना कोरोना वायरस जो अभी तक चल रहा था ओमिक्रॉन से जस्ट पहले, तो वो अगर 10 लोगों को इन्फेक्ट कर पाता, तो ये इससे 6 से 15 गुना ज़्यादा इन्फेक्टिव हो सकता है। और जितने भी देश में ओमिक्रॉन अभी गया है, सब जगह से ऐसी रिपोर्ट है कि इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। कहीं पे 5-6 गुना, और कहीं कहीं पे WHO की कुछ रिपोर्ट्स में है कि 10 से 15 गुना तक। यानी कि पहले अगर 1 से
10 की संभावना थी, तब 1 से 60 में या 1 से 150 लोगों में फैलने की संभावना बढ़ जा रही है। तो ये हो गई हमारी फैलने की संभावना। लेकिन दूसरी बात ये है कि क्या ये बीमारी भी उतनी सीवियर कॉज करेगी जितना कि बाकी वायरसेस, पुराने वायरसेस ने किया था। खासकर अगर हम इंडिया की बात करें, जो सेकेंड वेव में जो डैमेज था, तो क्या उतना डैमेज होगा कि नहीं होगा, ये अभी तक हम नहीं जान पाए। डॉक्टर अभिषेक से हमने जाना कि आम बोलचाल में जाना कि ओमिक्रॉन है क्या और किस तरह हमें जो है अब और भी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस से ये कई ज़्यादा जैसा कि हमने पहले भी बताया कि डेल्टा और डेल्टा प्लस से कई ज़्यादा गुना जो है इसके बढ़ने के चांसेस है। मेरा दूसरा सवाल ये है डॉक्टर अभिषेक कि क्या डेल्टा वायरस से कितना डिफरेंस है इसका म्यूटेशन जो है? देखिए, म्यूटेशन के बारे में अगर कहा जाए तो ये इंटायरली चेंज्ड है। इसका रंग रूप बहुत हद तक बदल चुका है, लेकिन अभी तक जो हमको लगता है कि लगभग 1 से 2 हफ्ते और लग जाएंगे। तो जहाँ से जो साउथ अफ्रीका में जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, वहाँ से लेकर के अभी तक, और हर एक देश में जेनेटिक पॉपुलेशंस जो हैं उनकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे देश का देखिएगा तो हमारे यहाँ जेनेटिक मिक्सचर बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पूरे देश में कोई एक रेस नहीं, कई सारे रेसेज हैं। जिस तरह से हमारे धर्म ज़्यादा हैं, उसी तरह से हमारे रेसेस भी बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि हमारे देश में कितना इफ़ेक्ट करेगा या नहीं करेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन चूँकि ख़तरा है, इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, तो बच के तो रहना ही चाहिए उससे। तो आपने सुना डॉक्टर अभिषेक से कि खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, ऐसे में हम सभी को सतर्क होने की ज़रूरत है। अब चलिए हम आगे बात करेंगे और मेरा तीसरा सवाल ये है डॉक्टर अभिषेक कि किस तरह के लक्षण जो है ओमिक्रॉन में पाए जा रहे हैं लोगों में, किस तरह के लक्षण सामने आ सकते हैं और लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है उस लक्षण को देखकर? लक्षण अभी तक जो दिखे हैं वो ज़्यादातर लक्षण सेम ही हैं, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लक्षण होते हैं, सर्दी खांसी बुखार वगैरह लेकर के। लेकिन पहले वाले कोविड में क्या होता था कि उसी में आगे बात बढ़ती थी, और इसमें ऐसा कुछ अंदेशा हो रहा है, कुछ केसेज ऐसे हैं जिसमें कि मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जल्दी जाना, यानी कि दूसरे ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट थोड़ी तेज़ी से करना एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस स्ट्रेन्स थे हमारे, तो वैसे दिख रहे हैं अभी। लेकिन बहुत सारे केसेस जो हैं इसके अभी भी माइल्ड फॉर्म में ही निकल जा रहे हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी वायरस है तो इन्फेक्ट तो वही करेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारा हुआ, हमारा नाक हुआ, मुंह हुआ, मुंह के अंदर का पार्ट जिसको गला कहते हैं, और फेफड़ा हुआ, शुरुआत तो वहीं से होगी। और साथ में और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे कि आइज़ के रास्ते हैं, आँखों में भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है हमारे, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब आईसीयू में काम करिए तो आँखों को ढके रखिए वगैरह। तो एंट्री पॉइंट तो वही है। लेकिन पुराना कोरोना वायरस या जो अभी तक का चला आया कोरोना वायरस है, वो प्राइमरली जो है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को पहले अफेक्ट करता है, धीरे धीरे बाकी सिस्टम पे ये प्रभाव डालता है। इनका है कि इनका बिहेवियर अभी तक नहीं पता, और कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है इनका, कि सपोज़ कोई हमारे घर में आए तो उसका क्या बिहेवियर है। यूजुअली हम जानते हैं कि भाई एक इंसान पढ़ा लिखा है तो किस तरह से बिहेव करेगा, लेकिन आकर के कुछ अलग टाइप से बिहेवियर शुरू हो जाए तो दूसरे ऑर्गन को पकड़ने की संभावना थोड़ी इनमें ज़्यादा है, लेकिन वो भी लिमिटेड केसेस में है। तो अभी हम लोग इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए हैं। इनफैक्ट अगर भारत सरकार का देखिएगा या WHO की जो रिपोर्टिंग देखिएगा, लेटेस्ट कल तक की रिपोर्टिंग है इसमें, तो इसमें ये अभी तक नहीं कहा जा सकता है कि भाई डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन जिस पैटर्न पे हम पहले इलाज कर रहे थे, शायद हमको इलाज का पैटर्न थोड़ा बदलना पड़ सकता है, क्योंकि जब डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी तब हम जान पाएंगे कि किस तरफ जा रहा है, तो पैटर्न हमारा क्या होना चाहिए। तो इसमें हमें अभी तक बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मेन बात खाली ये है कि चूँकि ये कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और हमारे पास तो मतलब अरबों का पॉपुलेशन है, देख रहे हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो जितनी तेज़ी से जितने लोगों में फैलेगा हमें कंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। प्राइमरी स्टेप पे तो हम हार तो ज़रूर ओमिक्रॉन से रहें, इसलिए कि फैल तेज़ी से रहा, उसको हम कंटेन नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंडरी और थर्ड है कि भाई वो कितना डैमेज करेगा वो तो बात की बात है, लेकिन हम क्यों फैलाएं। पहले तो हमारा प्रिवेंशन यही होना चाहिए कि हम फैलने से उसको रोकें। तो
अब जो है सतर्कता और भी ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बिहार में हैं और बिहार में कोरोना वायरस के फर्स्ट फेज़ की बात करें, सेकंड फेज़ की बात करें तो लोगों ने भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती, सरकार ने भी लापरवाही बरती। ऐसे में मेरा जो अगला सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है। हमें ये बताएं कि किस तरह की सतर्कता की ज़रूरत है, क्योंकि आपने दोनों फेज़ को टैकल किया है और मरीजों से लगातार आप संपर्क में रहते हैं, तो किस तरह की लापरवाही लोग कर रहे हैं? देखिए, दो तरह से इसको हम लोग देखेंगे। पहली बात तो ये है कि हमें अपने लेवल पे क्या करना है। तो मैं बहुत ही साधारण शब्दों में एक मैसेज पब्लिक को देना चाहता हूँ कि मोस्ट इफ़ेक्टिव हथियार जो हमारे पास है वो है हमारा वैक्सीनेशन। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश दुनिया के बाकी देशों की अपेक्षा तेज़ी से अपने पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन में कवर किया और कर रहा है। लेकिन उसमें सहयोग की ज़रूरत है। वो हमारे लेवल से शुरू होती है, एकदम ग्राउंड लेवल के लोगों से, और वो सरकार तक जाती है। सरकार देश के हर कोने में पहुंच रही है और ये हमारा कर्तव्य है कि वैक्सीन अपना समय पे लें। जितने भी हमारे जान पहचान के लोग हैं उनको हम वैक्सीन दें। इससे जुड़ा एक और सवाल जो बहुत सारे पेपर में आ रही है कि क्या वैक्सीन इफ़ेक्टिव होगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूँ इसके लिए कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले राज्यपाल महोदय ने विंग कमांडर अभिनंदन जी को मेडल दिया। और अगर आप उस इतिहास को देखें तो अभिनंदन जी का जो विमान था वो मिग विमान था, बाइसन, और उसने F-16 को मार गिराया, जो कि बहुत बड़ा ताकतवर विमान था। तो विमान हथियार हमारे पास तो है, वो हम ये मान सकते हैं कि हमारा मिग है, लेकिन हमारी बॉडी अगर सपोर्ट करती है तो शायद हम बड़े से बड़े कोरोना के ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है उसको हम मार सकते हैं, ऐसी संभावना है। और अभी भी चूँकि हम तो मिग के साथ ही हैं, इससे ज़्यादा तो हमारे पास है नहीं, पूरी दुनिया में इसके अलावा कोई वैक्सीन नहीं है। तो हमें इसी पे बिलीव करना होगा और इसी पे बिलीव करके आगे चलना होगा। और ऐसा देखा गया है कि वैक्सीन में क्रॉस प्रोटेक्टिविटी होती है। अब एग्जैक्ट अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करिएगा तो उसमें हम थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि उसका म्यूटेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शरीर के बहुत सारे इम्यूनिटी के ऐसे पार्ट हैं जो अभी तक दुनिया को समझ में नहीं आई। तो जिन्होंने वैक्सीन ले रखा है वो आज के डेट में मोस्ट प्रोटेक्टेड होंगे। तो ये हमारी बात हो गई कि क्या दवा और क्या वैक्सीन, क्योंकि प्रिवेंशन के लिए कोई अलग से दवा ले लीजिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वैक्सीन ज़रूर ले सकते हैं, और ये याद करते हुए कि जिस तरह से अभिनंदन ने मारा था, हमारा शरीर भी ओमिक्रॉन को मार सकता है। तो ये हमारी पहली बात हुई। और दूसरी बात, जो बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है आपका, तो इसमें जो बेसिक था कि आप मास्क पहनें, फिज़िकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, और अपने ऐसे चीज़ों को जिसको आप बार बार छूते हैं, सपोज़ कि हाथ धोना, कलम का यूज़ आप लोग कर रहे हैं, चाहे आपका ये सारा माइक वगैरह का यूज़ है, तो इसको समय समय पे स्टरलाइज करें। और तीसरी बात वही है कि नहीं ज़रूरत हो तो आँख मुँह कान को न छुए, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिकॉशन हम लोग को उतना ही करना है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम इस खुशफहमी में ना रहें कि कोरोना तो चला गया, केसेस कम हो गए, 100 से कम हो गए वगैरह वगैरह, क्योंकि पहले से भी उम्मीद थी कि कोरोना इतना जल्दी नहीं आएगा, इसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होंगे। और ये फ्लक्चुएशन एक थर्ड पैंडेमिक का रूप पैंडेमिक तो चल ही रहा है, लेकिन थर्ड वेव का रूप ले सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारनी है। हमारे पास जितने हथियार है उसको हम लोग मैक्सिमम यूज़ करेंगे, लेकिन प्रिकॉशन, वैक्सीन लेना और लोगों को स्टिमुलेट करना, लोगों को समझाना कि आप समय पे वैक्सीन लें, इससे बड़ा कोई उपाय हमारे पास अभी इस वक्त नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है, जो है उसी से फाइट किया जाएगा। अभी भी फाइट किए हम लोग, और कह सकता हूं कि देश जो है बाकी देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छे से, अगर हम मोर्टेलिटी रेट देखें तो शायद हमारे यहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से उतनी मोर्टेलिटी नहीं थी। हालांकि मौत तो मौत होती है, एक भी मौत है। तो हमने फ़ाइट तो किया है और आगे भी हम लोग फाइट करेंगे, और शायद हमारी इम्यूनिटी थोड़ी बेहतर बाकी लोगों से हो सकती है, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन चीज़ें नहीं हैं। ओमिक्रॉन एक इंटायरली डिफरेंट फॉर्म है कोरोना का, तो इसके लिए हमें सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उन सारे चीज़ों को दोबारा फॉलो करना शुरू कर देना है जो हम फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव के समय कर रहे थे।
तो डॉक्टर अभिषेक ने हमें बताया कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में जिस तरह से हमने सावधानी बरती अपने जान को लेकर, अपने परिवार को लेकर, उसी तरह की सावधानी की अभी भी हमें ज़रूरत है। पूरी तरीके से जो है कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, नए वेरिएंट का जो है म्यूटेशन भी आ चुका है। ऐसे में सतर्क और सावधान रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ ही डॉक्टर अभिषेक ने ये भी बताया कि हमें जो है मोरल स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास है, जो सुविधाएं, संसाधन हमारे पास है, उसी के द्वारा हम जो है ओमिक्रॉन को भी हरा सकते हैं और जीत सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल है डॉक्टर अभिषेक कि किस तरह के पेशेंट को अब ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, जो डायबिटिक है या फिर जिनको किस तरह के पेशेंट को और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, इसकी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी अगेन वही रह जाएगी कि अगर हम स्वस्थ हैं तो वायरस हम पे कम असर करेगा। तो स्वस्थ जीवन का जितना पैरामीटर है उसको हमें अपनाना है, और बहुत दिनों से, लगभग 2 सालों से हम लोग अपना भी रहे हैं, और इसको हम लोग बाकी बीमारी में भी कंपेयर करके देखते हैं कि लोगों का जो लाइफ स्टाइल में सुधार हुआ है उससे बाकी क्रोनिक डिजीज़ जो ओबेसिटी हैं, चाहे डायबिटीज़ है, उस पर फ़र्क आया है। तो पहली बात तो ये होगा कि प्रिकॉशन के तौर पे या आदत के तौर पे हमें वापस उसी दुनिया में जाना है जिस दुनिया में हम थे, विदाउट मेकिंग एनी पैनिक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ें ये हो गई कि जो इम्यून जिनका रिस्पांस कम है पहले से, तो उस में अगर क्रोनिक डिजीज़ की बात करें तो जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, किसी की और रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की कोई और पार्ट चल रही है, और जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं, यानी कि लेस देन 5 ईयर्स एंड मोर देन 65 ईयर्स, जो मल्टीपल अदर छोटे मोटे डिजीज़ से भी ग्रसित हैं, उन सारे लोगों को, क्योंकि हमारे पास जो ब्लड में जो लड़ने की क्षमता है वो एक तरह से मोटा मोटा लिमिटेड होता है। बहुत सारे दुश्मन से हम ऑलरेडी घिर रखे हैं, ये एक बड़ा दुश्मन है। तो वैसे लोगों को सतर्कता बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है। और जो पिछले वेव में हमने देखा कि माताजी और पिताजी को कोविड हो गया, वो तो कहीं बाहर नहीं जाते थे, बच्चों को हो गया वो बाहर नहीं जाते थे, एडल्ट को कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ और कभी भी सिम्टम नहीं आया। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि शायद वही कैरियर रहे होंगे, वही कहीं से लाए होंगे। तो अगर हमें उस सेक्शन को बचाना है जिस पे इसका असर ज़्यादा होगा, तो प्रिकॉशन केवल वही करेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। प्रिकॉशन हमें भी करना होगा। जो अपने आप को अपेरेंटली हेल्दी मानते हैं या जो रियली हेल्दी हैं, वो कैरियर का रूप तो धारण कर ही सकते हैं। कैरियर टर्म मेडिकली उतना करेक्ट नहीं है, लेकिन मेरा ये मतलब है कि ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं। कैरियर स्टेज एक अलग स्टेज होती है, तो उसको हम इसमें यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसको हमें रोकना है। अगर हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे हम कितने भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग क्यों ना माने। और दूसरी बात यह है कि सेकेंड वेव या फर्स्ट वेव में भी हमने देखा कि नई बीमारी है, तो इसका बहुत देखने में बड़े हेल्दी हैं, कोई अपेरेंटली बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ डैमेज हुआ, अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि बहुत सारे डेथ ऐसे हैं जो अपेरेंटली बहुत हेल्दी थे। तो हम हेल्दी जनों को भी उतना ये नहीं मान सकते हैं कि भाई आप तो 100% सिक्योर है। लेकिन हर किसी को सिक्योर करना, हर किसी को बचाना अगर हमारा धर्म है और इसको अगर हम टैकल करके ले करके चलते हैं अपना मोटो, तो हर किसी को सेम प्रिकॉशन रखना होगा। उन लोगों को जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको थोड़ा सा विशेष प्रिकॉशन देना होगा। और एक लाइन मैं वैक्सीन पे और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि वैक्सीन से बहुत सारे सवाल होते हैं कि भाई ये तो पहले से हार्ट के मरीज़ हैं, इनको वैक्सीन दें कि ना दें, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी से लेकर के देश के डॉक्टर, देश के साइंटिस्ट और हम जैसे लोग जो कि सर्विसेज में हैं, जो कि पब्लिक के साथ डे बाई डे डील कर रहे हैं, शायद ही कोई दिन होगा और शायद ही कोई मरीज़ होगा कि हम लोग पूछते नहीं होंगे कि आपका वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं। ये हम लोग की आदत हो गई है। जैसे हम लोग पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, आपको क्यों आए हैं, उसी तरह से हम लोग पूछते हैं कि वैक्सीन हुआ, वैक्सीन लिया कि नहीं लिया। तो ये थ्रू आउट एक मैसेज जाना चाहिए कि वैक्सीन आपको लेना ही लेना है। और जिन्होंने नहीं लिया, किसी कारण से डिले हुआ, अब कारणों के पीछे जाने का कोई मकसद नहीं है, तो एटलीस्ट ये माने कि ओमिक्रॉन जब तक हमारे देश में उस लेवल तक नहीं इन्फेक्ट कर रहा, तब तक हमारे पास वक्त है। जो भी समय है उसमें आप वैक्सीन लें और तुरंत लें, और तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन ही इसको हमें बचाने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हथियार है वो वही है।
तो इसलिए बाकी प्रिकॉशन के साथ लोगों को बचाते हुए, अपने आप को बचाते हुए, क्योंकि आप बचेंगे तो परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो समाज और देश बचेगा, सीधा इसका कैलकुलेशन है। और वैक्सीनेशन पे जोर दे करके 24 घंटा वाली फैसिलिटी भी हमारे देश में, हमारे राज्य में हर जगह उपलब्ध है। जितनी जल्दी हो सके सबको वैक्सीन दिलाएं और उसी प्रिकॉशन को फॉलो करें जिस प्रिकॉशन को हमने फर्स्ट और सेकेंड वेव में किया था। एक्सेप्ट कि जो उस समय कुछ ऐसी बातें हुई कि ये दवा नहीं मिल रही, इसके कुछ बचाव होगा, तो उन सब अफवाहों पे ना जाएं। ऐसी कोई दवा भी नहीं है जो ओमिक्रॉन से आपको बचा सकता है, एक्सेप्ट वैक्सीन और हमारी जो आदतें हैं वो। तो हम इस पे पुनः फोकस करें और अपने आप को थोड़ा सा कंटेन कर लें। अगर कोई ट्रैवल के बिना मेरा काम चल जाए तो हम क्यों ट्रैवल करें। तो एक्सपोजर को अवॉइड करना आज के डेट में ओमिक्रॉन के लिए। बाकी सरकार अपना काम कर रही है कि भाई दूसरे देश से आए उनको क्या किया जाए, कैसे किया जाए, देश में न फैले। ये तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारी जो जिम्मेवारी हैं उसे हमें ही निभानी पड़ेगी। और उसके लिए तो मतलब अपना ही मनोबल और अपना ही एक तरह से वे ऑफ जो लिविंग है उसी को हमें मॉडिफाई करना होगा। तो हमने जाना ओमिक्रॉन के बारे में, वो हर चीज़ जो जानना आपके लिए हमारे लिए ज़रूरी था, किस तरह बचे, क्या कुछ इसके लक्षण हैं। एटलीस्ट जो अब है, जिन्होंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, वो वैक्सीनेट हो जाए ताकि हम ओमिक्रॉन को हरा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो डॉक्टर अभिषेक से हमने सब कुछ जाना। अगले इसी कड़ी में हम फिर किसी डॉक्टर से मिलेंगे, किसी विशेषज्ञ से मिलेंगे और हर उन तमाम पहलुओं को जानेंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जानना ज़रूरी है। धन्यवाद।